आज की जूम चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम जनहित विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे कि जनहित क्या है और इसका भारतीय व्यवस्था में ये क्या महत्व रखता है। यह हम लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित करता है। इसके अलावा इसके और भी विभिन्न पक्षों पर बात करेंगे। पहले हम जानते हैं कि जनहित क्या है। इसके लिए हम लोगों ने 5 बिंदु को बनाया है, जिसमें पहला है कि जनहित क्या है, और इसके बारे में एक और बात कही गई है कि यह इसका फैसला कौन कर सकता है। जनहित का मतलब है ऐसे कार्य, नियम या सिद्धांत जो सामान्य जन की भलाई के लिए हो, जिसमें आम जनता का हित निर्धारित हो। इसमें एक समस्या ये आती है कि यह जो जनहित की जो परिभाषा है या इसके बारे में जो पहचान बनाई जाएगी, वह लोक करेगा, यानी समाज कर सकता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश में यह कार्य तंत्र कर रहा है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, न्यायपालिका। न्यायपालिका ने जनहित के नाम पर ऐसे अनेक आदेश दिए जिसने विधायिका के अधिकारों का, उनके कार्य क्षेत्र का अतिक्रमण किया, या जनहित याचिकाओं के नाम पर पिछले 4 दशक में जो चीजें चल रही हैं, वह तंत्र की ही देन है। बात यह है कि जो हमारा तंत्र है, वह जनहित का निर्धारण करने का अधिकारी नहीं है। जनहित का निर्धारण केवल समाज कर सकता है, लोक कर सकता है। लोक का यहाँ अर्थ आप समाज से लीजिए। इसमें एक बात और आती है कि जनहित जो शब्द है, ये किस संदर्भ में इस्तेमाल होता है, यह भी मायने रखता है। तो हमें ये देखना है कि जो जनहित है, इसकी परिभाषा या इसकी पहचान के लिए जो लोक है, जो समाज है, वह आगे आए। जो दूसरा जो कोटेशन है, वह यह कहता है कि जनहित की परिभाषा तय करने का अधिकार अगर तंत्र के पास रहेगा, तो जो लोक का जो समाज है, उसका संघर्ष गलत दिशा में जाएगा, और वो जनहित की जो परिभाषा है, वह अकेले तय नहीं कर सकते। देखिए, इसमें जो बात है, ये कहने का मतलब ये है कि अगर जनहित की का निर्धारण लोग करेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर हमारा तंत्र करेगा, तो जो हमारा संघर्ष है, जो आम जनता का संघर्ष है, वह गलत दिशा में जाएगा, वह निष्फल हो जाएगा, वह असफल हो जाएगा। तो इसका उपाय इसमें कहा गया है कि अगर संशोधन के माध्यम से जनहित को परिभाषित करने का जो अधिकार है, वह लोक के पास आ जाए। मतलब
आम जनता के पास आ जाए, समाज के पास आ जाए, तो इस समस्या से हम बच सकते हैं, इससे हम बाहर निकल सकते हैं। इस कोटेशन का कहने का मतलब यही है। जो तीसरा कोटेशन है, वह वह कहता है कि जो आज की स्थिति है, यह कहता है कि आज की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, और स्थिति यहां तक आ गई है कि हमारे जो अधिकार है वह भी राज्य तय कर रहा है, मतलब तंत्र तय कर रहा है। इसमें एक बात ध्यान देने लायक है कि जो हम जिस पे हम रोज हम बात करते हैं कि राज्य ने जो हमारी हमारे जो अधिकार हैं उसको निर्धारित किया है, और जो उसका क्रियान्वयन है वह भी उसी के हाथ में है। तो जाहिर सी बात है, जनहित का निर्धारण भी राज्य ही कर रहा है। इसमें भी खासकर जो न्यायपालिका है वह सबसे आगे है। न्यायपालिका अपने जनहित याचिका का जो अवधारणा है उसके माध्यम से वह इसका लगातार उल्लंघन करता है, हमारे अधिकारों का। जो इसमें चौथी बात है कि यह सुप्रीम कोर्ट के बारे में है कि सुप्रीम कोर्ट लगातार जनहित याचिका के माध्यम से या धारा 142 के माध्यम से लगातार जनहित को प्रभावित करता है, अपने आप उसको डिफाइन करता है। यह बहुत ही खतरनाक है। इसमें एक बात मैं कहना चाहता हूं, जनहित याचिका, यह जो शब्द आया, यह आया 80 के दशक में। एक जज हुए एन भगवती, उन्होंने ही यह अवधारणा पेश की, जिसके बाद आज जनहित का कार्य चल रहा है। जो जनहित याचिकाएं डाली जा रही हैं वह कभी कभी इतनी हास्यास्पद होती हैं कि जिसका जवाब नहीं मिल सकता। अभी हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ वकील हैं जिन्होंने जनहित याचिका दायर की, उनको फटकार भी लगाई है। लेकिन बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वही समस्या की जड़ में है। लगातार जनहित याचिकाओं को सुनता है। इसमें तो ऐसी भी बातें हैं कि जो एनजीओ हैं वह याचिका डालते हैं, और उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट सुनती है। इसमें एक बात और आती है, जब सुप्रीम कोर्ट जनहित याचिकाओं की सुनवाई करता है तो कहीं ना कहीं वह अपने आप को अधिक व्यस्त कर लेता है। जो उसका कार्यभार है वह अधिक बढ़ जाता है। जो आज कल जो सुप्रीम कोर्ट में जो मामले लंबित हैं उसके पीछे कारण यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका स्वीकार कर लेती है। इसके अलावा वो जनहित के नाम पर विधायिका का काम करने लगती है। उसी का परिणाम है कि आज ये समस्या है कि आज सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की पढ़ाई हुई है। जो अंतिम है वह है, वह कहता है कि न्यायालय में जो मुकदमों का निपटारा हो रहा है उसमें काफी विलंब हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कि इसके पीछे जो न्यायाधीश हैं उनकी कमी है। लेकिन मेरा मानना है कि न्यायाधीश की कमी एक बहाना है।
अगर आप न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा भी देंगे तो आप कहाँ तक निपटा पाएंगे। बात है कि जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट का चौधरी बनना हर बात में। इसके अलावे जो हमारे यहाँ जो अवांछित और अनावश्यक कानून हैं, वो ये तीन चार जो फैक्टर्स है ना, इसी ने सुप्रीम कोर्ट में जो लंबित मुकदमे हैं उनकी बढ़ पा दी है। तो हमें इन सभी बातों पर ध्यान देना है और जनहित की परिभाषा तय करनी है। और ये तय करना है कि जनहित की परिभाषा तय कौन करेगा, तभी जाकर हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि तंत्र के हाथ यही में जब तक ये बातें रहेंगी, तंत्र अपने फायदे के अनुसार जनहित को डिफाइन करेगा और इससे हमें समस्या आएगी। ये था आज के 5 बिंदु। इस पे हमने अपनी बात रखी, आप लोगों ने मेरी बात को सुना, आप सबका धन्यवाद। बाकी के साथी बता सके। कोई भी साथी बताए। मैं थोड़ा सा इस विषय पर रखता हूँ। देखिए, वास्तव में जनहित और जनप्रिय यानी एक लोकहित है, एक लोकप्रिय है। हमें दिखता तो है कि वह हमारे हित में है, लेकिन सारी नीतियां इस प्रकार से बनाई जाती हैं कि आपका हित कभी ना हो सके। आर्थिक असमानता को भी बनाए रखना है और निम्न वर्ग को जो है वो उठाने का प्रयास भी करना है। तो दिखाई ये देगा कि उसका उसकी उन्नति का मार्ग भी खोला जा रहा है और उसकी उन्नति कभी हो नहीं पाती है, क्योंकि हम जिस प्रणाली में रह रहे हैं वो प्रणाली जो है बहुमत के आधार पर चलती है। तो जनहित भी बहुमत के आधार पर वहां पर निर्धारित होता है, किसका फायदा होना है, किसका नुकसान होना है। मैं जब पश्चिमी को देशों को देखता हूँ तो भारत की तुलना में पश्चिमी देशों में बहुत सारे जनहित के काम किए जाते हैं। हमारे यहाँ तो कम है। आप अमेरिका में चले जाएंगे और कई देशों में चले जाएंगे वहां पर, तो जो समृद्ध देश है वहां पर गाड़ियों से लेकर कई सुविधाएं जो है वो फ्री में मिली हुई है जनहित के नाम पर। कई देशों में इंटरनेट फ्री कर दिया है, कई देशों में जो है और सुविधाएं दे दी गई हैं। आप यूरोपियन कंट्रीज में देखेंगे तो बेरोजगारी भत्ते के नाम पर जिनको बेरोजगारी भत्ता मिलता है, वो क्या करते हैं? वो सारे के सारे यहीं तो आकर के बैठे रहते हैं ऋषिकेश में, हरिद्वार में। उनको वहां पर अगर 500 रुपये, $500 भी मिल जाता है, $400 भी अगर वहां बेरोजगारी भत्ता मिल जाता है, तो यहाँ पर आकर के वो एक बड़ी संपत्ति हो जाती है। यानी उनकी जिंदगी तो आराम से कट रही है, तो उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वो वहां से बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं और यहाँ जाकर के लक्ष्मण झूला और स्वर्गाश्रम में पड़े हुए गांजा भांग फूक रहे हैं। तो सरकारों ने क्या क्या जनहित के नाम पर की? वो बेरोजगार हैं तो उनको सुविधा देना हमारी जो है वो प्राथमिकता है। वो जो है वृद्धा पेंशन चलाएंगे, वो जो है विधवा पेंशन चलाएंगे, वो विकलांग पेंशन चलाएंगे। ठीक है, जो अक्षम है उनकी मदद करने का सरकार एक तरह से प्रयास करते हुए दिखती है। लेकिन अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि सारा जनहित का पैसा कहाँ से जा रहा है? जो टैक्स जा रहा है वो टैक्स तो मेरी और आपकी जेब से ही जा रहा है। तो जब उन्हें टैक्स लेकर के ही जनहित करना है तो ये क्यों ना करें कि वो टैक्स में ही रिबेट कर दें या फिर एक संपत्ति कर लगा दें। संपत्ति कर लगा देंगे तो जो गरीब है, गरीब वर्ग है, असहाय वर्ग है, उसे जनहित की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी वहां पर। वहां तो उसका भी भला हो जाएगा। लेकिन जनहित के नाम पर जो है राशन की लाइनें लाइनें लगाई जाती हैं। 60 करोड़ 70 करोड़ जो है लोग वो जनहित के नाम पर सरकार हमसे खरीद रही है। और हमसे सरकार खरीद रही है, वो किसानों से खरीद रही है और 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए किलो में बेच दे रही है। तो जो घाटे की जो भरपाई है, वो घाटे की भरपाई कहाँ से जा रही है?
तो वो भी इसी समाज के लोगों से जा रही है। सरकार कोई घाटे में थोड़ी बेच रही है। सरकार एक तरफ से ले रही है, एक तरफ से दे रही है जनहित के नाम पर। तो फिर प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो गरीब वर्ग है, आखिर उसके शोषण के लिए ऐसी व्यवस्था क्यों बनाई जाए कि वो भी टैक्स पेयर में काउंट हो। या अगर आप संपत्ति कर लगा देंगे तो जिसके पास जितनी संपत्ति है वो उसके अनुपात में टैक्स देगा, तो ऐसे में जो गरीब व्यक्ति है, असहाय व्यक्ति है, उसका भी जो है गुजारा हो सकता है, उसके लिए भी कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन हमने क्या किया, हमने पूरी दुनिया से जनहित की नकल की। और ये आज का नहीं है, जनहित को निर्धारित करना अगर देखा जाए तो ये भारत में भी देखते हैं तो भारत में भी हजारों सालों के इतिहास में ऐसे ही राज्य हुए, ऐसे ही राजा हुए जो जनहित को निर्धारित करते रहे। कहा ही जाता है कि शासक कैसा हो तो प्रजा का कल्याण करने वाला हो। अब कल्याण किस चीज में होगा? क्या सुरक्षा और न्याय में कल्याण होगा, कि उसे मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में उसका कल्याण होगा, या उसे अक्षम बना देने में कल्याण होगा, कि समाज को विकलांग बना दिए जाए? तो जब राज्य की नीयत यह हो जाती है कि मुझे सत्ता ही प्राप्त करनी है, तो जितने भी जनहित की याचिकाएं चल रही हैं, इनका एकमात्र जो कारण है वह है सुराज्य को सपना। अभी जो बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ जो प्रशांत शर्मा खड़े हैं, वो क्या जो है प्रशांत किशोर जो जो खड़े हैं वो क्या भाषण दे रहे हैं कि हम जो आएंगे स्वराज्य लाएंगे, हम सबको शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे, स्वास्थ्य देंगे, सड़क देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे। अर्थात मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव दिखाई देता है। तो जहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव होगा, जाहिर सी बात है कि वहां जनहित की बात भी उठेगी। वहां पर तो जो लोग हैं इस तरह के नारों से अट्रैक्टिव होंगे ही होंगे। तो ऐसे जो हम परिस्थितियों को देखते हैं, उन परिस्थितियों में जनहित अधिक सफल दिखाई देता है। अमेरिका को देखा जाए तो अमेरिका की जीडीपी में 45% जो पीपुल्स हैं वो टैक्स पेयर्स हैं। भारत की जीडीपी में अराउंड 4% और 5% जो है वो टैक्स पेयर्स हैं। हमारे यहाँ इतने ही लोग आते हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से टैक्स दे रहे हैं, बाकी अप्रत्यक्ष रूप से तो भारत का हर व्यक्ति दे ही रहा है। तो आप 45% और 4% में कंपैरिजन करेंगे तो उसी में से आपको सारा बजट डिफेंस के लिए भी निकालना है। आप उसी में से जो है न्याय और सुरक्षा के लिए भी निकाल रहे हैं, बाकी सब के लिए भी निकाल रहे हैं। और जो है आप कर्ज लिए जा रहे हैं, और उसके बाद भी आर्थिक असमानता बढ़ नहीं रही है, वो घट रही है। इसका अर्थ यह है कि सारे वो प्रयास किए जा रहे हैं जिससे समाज की समस्या सुलझ जाए, लेकिन सुलझती हुई कोई समस्या दिख नहीं रही है। तो ऐसा क्या कारण है कि पिछले 70 वर्षों में हमने सारे प्रयास किए और परिणाम विपरीत दिखाई दे रहे हैं? तो विपरीत इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि जनहित को निर्धारित करने वाली जो इकाई है वो तो जो है जनहित बहुमत के आधार पर निर्धारित कर रही है, वो तो जनहित जो है वर्ग संघर्ष के आधार पर निर्धारित कर रही है। जबकि जनहित की जो परिभाषा है वो वास्तव में वो जनता के द्वारा कोई अपॉइंटेड इकाई हो, या संविधान सभा के द्वारा की जा सकती है, या फिर अगर जनहित में कोई बात होती है तो वहां पर बहुमत यानी कि एक तरह से वोट सिस्टम का भी प्रयोग किया जा सकता है। देश के नागरिकों से सलाह भी ली जा सकती है, कोई प्रक्रिया बनाई जा सकती है। लेकिन जब संसद और न्यायपालिका यही दोनों जनहित को डिफाइन करने लग जाएंगी और न्यायपालिका जनहित की याचिकाएं सुनने लग जाएंगी, तो वास्तव में जनहित कभी हो नहीं पाएगा। क्योंकि हम जिस प्रणाली में है वो प्रणाली वोट बैंक पर आधारित है, और न्यायपालिका भी जो है वह सुप्रीमेसी की लड़ाई में है। बहुत सारे ऐसे मामले दिखाई देते हैं, जैसे केशवानंद भारती प्रकरण के बारे में कहा जाए तो उस कोटेशन में भी आता है, हम बुक को पढ़ते हैं तो वहां पर न्यायालय ने लोकतंत्र को बचा लिया। और कई ऐसे मामले दिखाई देते हैं जहां जनहित के नाम पर ही जो है न्यायालय ने लोकतंत्र को बचाया है। लेकिन ये जो लोकेशणा की जो भूख है कि मेरा भी नाम होनी चाहिए, प्रसिद्धि होनी चाहिए, तो किसको नहीं होती है? सबको होती ही है। न्यायपालिका को भी वही भूख है कि हमको सर्वोच्चता की लड़ाई लड़नी है। तो यहाँ प्रश्न खड़ा हो जाता है कि वो जनहित चाहते हैं या न्यायपालिका अपना हित चाहती है। क्योंकि जहां जहां केवल जनता का हित हो, वहां वहां न्यायपालिका जनहित नहीं सुनेगी। न्यायपालिका वहां जनहित की याचिकाएं सुनती है जहां जनहित हो या न हो, न्यायपालिका का अपना हित हो विधायिका के विरुद्ध। यानी कि विधायिका से जब सुप्रीमेसी की लड़ाई आएगी तो वहां पर वो जनहित की याचिकाएं सुन लेती हैं। वहां पर आप दोनों तरह से बेनिफिशियल देखते हैं कि उसकी भी सुप्रीमेसी सिद्ध हो रही है और जनहित में जनता का भी फायदा हो जा रहा है। लेकिन प्रश्न यही खड़ा होता है कि अगर ये जनहित की याचिकाओं के नाम पर सारे के सारे अधिकार अपने पास रख लेंगे या जनहित की योजनाएं चलाएंगे और सब कुछ अपने ही अधिकार में ले लेंगे, तो एक दिन हमारी स्थिति ऐसी गुलामों के जैसी हो जाएगी, जैसे जेल में पड़े हुए व्यक्ति को सब कुछ मिल रहा है
और अचानक से उसका बंद कर दिया जाए, तब उसको पता चलता है कि नहीं, जो कुछ मिल रहा था वो मेरे हित में नहीं था। मेरे हित में तो ये था कि मुझे स्वतंत्रता दी जाती, स्वर्ण निर्णय की व्यवस्था दी जाती। मेरे हित में तो ये था कि हमारी परिवार व्यवस्था को मजबूत कर दिया जाता। तब उसे समझ में आता है, अर्थात जैसे ही सुविधाओं का मिलना बंद होगा, तब समझ में आएगा कि ये जो सारी लोक लुभावन योजनाएं चल रही हैं, वास्तव में ये लोकप्रिय है, लोक हित में नहीं है। लोक हित में तो यही है कि राज्य सुरक्षा और न्याय को प्राथमिकता दे। और अगर सुरक्षा और न्याय मिल जाते हैं तो मुझे लगता है बाकी के सारे जो काम हैं वो प्रगति से होते हैं। जैसे हम चार चीजें देखते हैं एक बिजनेस को डेवलप होने के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ती है। तो अच्छा ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। एक कंपनी लगती है तो वहां पर जो है लो कॉस्ट लेबर को वो ढूंढते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को ढूंढते हैं। ये चार चीजें जो है कोई भी राज्य देखता है, कोई भी कंपनी आती है तो ये चार चीजें वहां पर देखती है। अगर ये चार चीजें उसे नहीं मिलती है, इसमें से लॉ एंड ऑर्डर खराब है, तो बाकी आप अच्छी सड़क दे दीजिए, अच्छी बिजली दे दीजिए, वहां कंपनी अपना सेटअप लगाएगी ही नहीं, कंपनी कभी वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं करेगी। देखा हमने बिहार राज्य जैसे राज्य में या पश्चिम बंगाल में जो घटनाएं हुई, जहां पर जो कंपनियों को लूट लिया गया। तो जब सुरक्षा और न्याय की गारंटी नहीं मिलेगी, तो जो कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रही हैं, जहां जनहित हो रहा है, वास्तव में फायदा हो रहा है, वो भी कहाँ से होगा। आज पंजाब में जो है जियो के सारे टावर उखाड़ दिए गए, तोड़ दिए गए। आखिर नुकसान किसका है? बिजनेसमैन का तो कोई नुकसान नहीं है, वो तो अपने दूसरा जगह सेटअप लेके चला जाएगा, फिर वो अर्निंग कर लेगा। लेकिन जो वहां के लोकल है, जिनका हित हो रहा था, जिनको रोजगार मिल रहा था, जिनका वेतन चल रहा था, कुछ अराजक अराजक तत्वों ने सबका सब कुछ नष्ट कर दिया। और राज्य जो है वो हिंसा को भड़काने में व्यस्त है। तो ऐसे जनहित नहीं हो सकता है जहां पर सुरक्षा और न्याय को सेकेंडरी रख दिया जाए और बाकी चीजें, सारी चीजें प्राइमरी हो जाए। मुझे लगता है अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा करना है तो हमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ही पड़ेगा। पाकिस्तान जैसे देशों की स्थिति देख लीजिए, जहां रोज आए दिन बम धमाके होते रहते हैं, जहां पर जो है कहीं ना कहीं से अटैक होता रहता है। कभी तालिबान अटैक कर देता है, कभी अफगानिस्तान का अटैक हो जाता है, कभी जो है सिंध से अटैक हो जाता है। तो आप सोचिए कि ऐसे देश में कोई निवेश भी करना क्यों चाहेगा? वहां के नागरिकों का, वहां जनता का कोई भला नहीं होता। जनता का भला तभी होता है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर तभी खड़ा होता है जब वहां पर सुरक्षा और न्याय की गारंटी मिले। अर्थात बाकी सारी चीजें समाज कर सकता है, बाकी सारी चीजें उद्योगपति कर सकते हैं, लेकिन जनहित को अगर वो लोग अपने अंडर में ले लेंगे तो हम लोग भी विकलांग हो जाएंगे, हमारे भी हाथ पैर कट जाएंगे, और अंत में हमारी स्थिति गुलामों जैसी हो जाएगी, जो कि बड़ी खराब है। तो मुझे लगता है कि न्यायपालिका को या विधायिका को जनहित से दूर रहना चाहिए। एक संविधान सभा बने, समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली इकाई, और वही जनहित को निर्धारित करे। या अगर कहीं कोई विवाद होता है तो उसमें जो है जनमत संग्रह कराया जा सकता है। लेकिन जनहित सीधे सीधे जो है संसद के हाथ में या ऐसी किसी भी व्यवस्था के हाथ में नहीं आना चाहिए जो वोट बैंक के आधार पर चलती हो, क्योंकि वोट बैंक के आधार पर चलने वाली व्यवस्थाओं का जनहित भी वोट बैंक के अनुसार ही निर्धारित होता है। न उसमें पारदर्शिता होती है और न कभी समानता होती है। वो हमेशा समस्या को बनाए भी रखेंगे और समस्या का समाधान करते हुए दिखाई भी देंगे। जी धन्यवाद। बाकी के साथ ही बताएं। हेलो। जी आदरणीय मोहन जी, बताइए। सभी साथियों का, युवजनों का अभिवादन है। और आज का जो चर्चा का विषय है वह जनहित पर हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि जनहित पर जो बात है कि जनहित का मतलब हुआ कि जनता का हित, लोक का हित। तो लोक का हित जो है वो कैसे होगा, कौन करेगा, उसका तरीका क्या होगा, क्रिया क्या होगा, इस पर जो है सो चिंतन मंथन हो रहा है और करना चाहिए। लेकिन
अगर वास्तविक में पूछा जाए तो जितने भी जन कल्याण का कार्य है, चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, सड़क, बिजली, पानी, ग्रामीण व्यक्तियों का कैसे कल्याण होगा, जन कल्याण, इस पर जो है अगर व्यवस्थित ढंग से व्यवस्था बना सकती थी तो समाज ही बना सकती थी। ग्राम सभा है, जिला सभा है, केंद्र सभा है, तो ये सब अधिकार तो मिलना चाहिए था समाज को। लेकिन इन सभी अधिकारों को तंत्र जो है अपने अधिकार में ले लिया है, और जितने भी जन कल्याण का कार्य है, चाहे वह फ्री में राशन देना है, बिजली फ्री में दे रहे हैं, तो बस में किराया नहीं ले रहे हैं, बहुत सा कार्यक्रम जो है वो जनहित के बारे में चल रहा है। लेकिन आप यह देखिए कि जो सरकार जनहित का काम कर रही है, तो अगर वो सड़क का निर्माण कर रही है जनहित में, तो सड़क का जो निर्माण हो रहा है वो 20 टन की गाड़ी जो है चलने की कैपेसिटी से निर्माण हो रहा है। उसी हिसाब से उसका टेंडर भी हुआ। लेकिन जो रोड 20 टन वजन लेकर चलने की कैपेसिटी से हिसाब से टेंडर हुआ, और सड़क जब बनाई गई और जो ठेकेदार ने बनाया तो उसकी क्वालिटी जो बनाई वो 10 टन की बनाई। रोड की क्वालिटी जो है वो 10 टन की बनाई, और उसमें जो कमजोर मटेरियल का और कमजोर कमजोर जो वस्तुओं का था उनका निर्माण किया, और सारे इंजीनियर, मिनिस्टर और सबने उसको पास कर दिया, और उसके 40% पैसे खा लिए। अब दूसरा तरफ देखिए कि उस रोड पर आरटीओ वाला जो है वो भ्रष्टाचार करके और गाड़ी वाले को 40 टन लोड करके चलाने का उसको नजरअंदाज कर दे रहा है, उसको रोक नहीं रहा है कि भाई 40 टन तुम क्यों इस पर चला रहे हो। तो अब अगर आप 20 टन की रोड की क्षमता को, क्वालिटी का मैनेज नहीं करके 10 टन बनाएंगे और फिर उस पर 40 टन का चलाएंगे गाड़ी, तो रोड कहाँ बचेगा भाई। अब फिर उसमें जो नॉन गवर्नमेंट संस्था है, एनजीओ वाले हैं या पेशेवर संगठन जो हैं, वो कहेंगे कि ये जनता का जो है इसमें हित नहीं है, जनता के लिए रोड बड़ अच्छा नहीं है। इसी प्रकार से चाहे शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, जितने भी जनहित का काम सरकार कर रही है कल्याण का, सब में इसी प्रकार हो रहा है। अब अगर उसमें कहीं पर गवर्नमेंट अगर कुछ ईमानदारी बरत के और प्राइवेटीकरण कर रहा है कि भाई आपका उत्तरदायित्व भी है, अगर आपको शिक्षा का है तो उत्तरदायित्व भी है, तो उसमें भी जो है गैर सरकारी संस्था या कुछ जो है जनहित के मामले में आवाज उठाते हैं कि भाई ये फीस ज्यादा ले रहे हैं,
अस्पताल जो प्राइवेट है वो ज्यादा पैसा ले रहा है। तो भाई जिसके पास सक्षमता है वो जा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ने भी बनाया है, अस्पताल है, स्कूल है, और उससे बेसी व्यवस्था और तनख्वाह जो है वो कागज पर तो आ रहा है, लेकिन वैसा वहां पर सुविधा क्यों नहीं मिल रहा है? तो इन चीजों में भी जो है, अगर जो संस्थाएं बात को उठाती हैं, अगर उनको इसमें किसी प्रकार का सहयोग या उनको मुंह मीठा नहीं कराया जाता है तो इसमें आवाज को उठाते हैं। तो पहला चीज है कि जो काम समाज को मिलना चाहिए था, कि सामाजिक संस्था जो हैं उस चीज को ढंग से निगरानी करके और ढंग से कार्य कराए, ताकि उसका यूज हमें ही मिलना है। तो उसको तो पहले सरकार ने ले लिया। अब जो है न्यायपालिका का जो हस्तक्षेप है, तो न्यायपालिका जो है वो जितने भी सुरक्षा और न्याय के केसेस जो हैं उनको तो सब अब पेंडिंग खाते में छोड़ दे रही है, और रोज नया नया जनहित का जो है याचिका दायर हो रहा है, और वो उसमें उलझ कर जो है मूल काम से हट जा रही है। अगर हम जनहित का कार्य सब ठीक से हो रहा है और हम बहुत अच्छा कपड़ा दुकान, ज्वेलरी दुकान या कोई चीज भी करके हैं, या किसान है या कोई है, और अगर उसके यहाँ चोरी और डकैती, चाहे सेशन मर्डर हो रहा है, डकैती भी हो गया, सब लूट के भी ले गए और मर्डर भी हो गया, कोई अपराधियों में भय नहीं है, तो आप जनहित का काम कितना भी करते रहिए तो फिर जनता को क्या फायदा हुआ? एक तो टैक्स भी दे रही है और जनहित का भी काम करा करके, और सब उसमें बंदर बांट कर रहे हैं, और दूसरे तरफ अगर वह किसी प्रकार से मेहनत मजदूरी करके बौद्धिक क्षमता से या शारीरिक क्षमता से अगर कुछ जो है एकत्रित भी करता है अपने भविष्य के सुख सुविधा के लिए, अपने बाल बच्चों की व्यवस्था के लिए, उसको भी कोई चोर का डकैत जो है लूट ले रहा है, उनकी इज्जत लूट ले रही है। तो इस प्रकार का अगर उस पर अंकुश नहीं रहेगा तो फिर जनता का कहां से सुख सुविधा उसको मिल सकता है? तो न्यायपालिका का काम है वो अपना मूल काम नहीं करके, और वो जो है सो किसी जनहित में लगी रहती है, जिसके चलते कि सारा काम पिछड़ते जाता है। तो अगर व्यवस्थित रूप से सब कुछ अगर नहीं होगा तो हम दूसरे का लाल देखकर अपना कपार फोड़ लेंगे तो नुकसान तो अपना होगा। अब यहाँ पर जो है लोग, जैसा कि ब्रजेश आर्य जी ने ब्रजेश राय जी ने बताया कि लोकप्रियता की जो लड़ाई है, तो वोट लेना है विधानसभा और सांसदों को, तो भाई ये जनहित का जो है कार्य जो है फ्री का जो है बांटते चलते हैं कि किसी प्रकार से सरकार में आवे। लेकिन अगर वो किसी प्रकार का जनहित कार्य करके लूट खसोट कर रहे हैं और जनता उनको समझ रही है कि ये सरकार तो
केवल जो है सो किसे वादा करती है, लेकिन ढंग से पूरा भी नहीं करती है, पूरा कभी करती है तो उसमें उसकी कोई ढंग का कार्य नहीं होता है तो उसको 5 साल में हटा दे। लेकिन अगर न्यायपालिका जो है वो जनहित के कार्य में लगे हुए और मूल कार्य को नहीं कर रही है, न्याय और सुरक्षा का कार्य नहीं कर रही है, मूल अधिकारों का भी सुरक्षा में विलंब कर रही है, तो फिर इनको कौन हटाएगा भाई? इन पर तो कोई है नहीं। अभी अपनी लोकप्रियता के लिए कि समाज में हमारी लोकप्रियता बनी रहे, हमारी जो है वर्चस्व में हम आगे रहे, तो वो किसी प्रकार का सोच समझ अपना नहीं दिखा रहे हैं। तो ये सब बहुत सी उथल पुथल है जिसको कि चिंतन मंथन के द्वारा व्यवस्थित करने का जरूरत है। बाकी और हमारे साथी इसको अच्छा से आपको समझाएंगे। मैं अपनी बात को यहीं विश्राम दूंगा। धन्यवाद। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। बताइए भाई कुछ, पवंजय जी, सुनील देव जी, पवंजय जी, बहादुर सिंह जी, राजेश जी, सोहन सिंह जी, कोई भी साथी वैद्यनाथ। शुरू करें। जी। जी जी भैया। बताइए आदरणीय। हाँ, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ भैया। और मेरा कहना यह है कि जैसे समाज का काम है जनहित का कार्य करना, लेकिन समाज का काम अब न्यायालय कर रही है, न्यायालय करने लगे या विधायिका करने लगे, तो न्यायालय का जो काम है वो अपना काम छोड़ के जनहित का कार्य करे, इसीलिए उसमें विलम्ब हो रहा है। उसी प्रकार ये वोट बैंक की राजनीति के लिए तंत्र विधायिका जो है, विधायिका है, वह जनहित का कार्य करे, तो भी तो समाज का काम यह ले ले रही है। और ये इसीलिए हो रहा है कि संविधान सभा का निर्माण नहीं हुआ। यदि संविधान सभा सब का निर्माण हो जाए, वह अपना जवाबदारी उठाने लग जाए, तो मुझे लगता है कि ये जो ये जो न्यायालय है, इनके केस भी कम हो जाएंगे, और ये अप ये निपटारा भी सही समय पर करने लगेंगे। बस मैं इतना ही कह के अपनी बातों को विराम देता हूँ। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। सभी बंधुओं को नमस्कार। नमस्कार पवन जी, बताइए। सरकारें जो भी जनहित का कार्य करती हैं वो जरूरत से ज्यादा है, लेकिन समाज जब सुरसा की तरह मुंह बाए हुए डिमांड पे ही आश्रित रहेगी कि मेरे काम कोई और करे, तो अव्यवस्थाएं रहेंगी। समाज को अपना बुनियादी ढांचा दुरुस्त करना पड़ेगा। जो नए तरीके हैं उसमें सम्मिलित होना पड़ेगा, और इस तरीके से अपनी सरकार पे एक दबाव बनाना पड़ेगा। तभी समाज अलग है और सत्ता अलग है। सत्ता निर्माण में जो भूमिका समाज की नई उत्पन्न हुई है
उसको समझते हुए हमें यह नेताओं से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करना चाहिए कि वो साधु होंगे। बिना समाज को बांटे हुए सत्ता पा नहीं सकते वो। और जो इतने तकड़म करके इतनी अव्यवस्थाओं से लड़के नेता बनेगा, वह आगे भी उसको धन की जरूरत रहेगी। तो उससे यह उम्मीद करना कि वो बेहद ईमानदार हो, बहुत ही साधुता से भरा हो, वह कहीं से भी उचित नहीं है। वो धन कमाएंगे और धन कमाने के लिए वो फंड को रिलीज करेंगे जिसमें वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकें, क्योंकि दोबारा उनको सत्ता में आने के लिए फिर उन्हें धन की जरूरत है। और ये सच्चाई को समाज को भली भांति समझना पड़ेगा। रेडीमेड विचारों से मुक्ति पाना पड़ेगा, विचारवान बनना पड़ेगा। बहुत सारे लोग विचारवान हो नहीं सकते, लेकिन जितने भी विचारवान लोग हैं उन्हें एक सामाजिक व्यवस्था देनी पड़ेगी। हम विचारवान लोग भी सरकारी व्यवस्था और सत्ता की व्यवस्था में ही लीन हैं, अधिकारों के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं, जो पूरी तरीके से अनुचित है। हम विचारवान लोगों को सामाजिक ढांचा बनाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, शरीफों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, व्यवस्था के खिलाफ एक नियंत्रण विहीन, अधिकार विहीन व्यवस्था देना पड़ेगा। धन्यवाद। जी, बाकी के साथी बताएं। बताइए श्रीकांत जी। कोई और साथी बताएं। आचार्य जी, ये बहादुर सिंह जी, बबलू केसरवानी जी, वैद्यराज जी, कोई भी साथी शुरू करे। कोई साथी अगर बात नहीं रखते हैं तो फिर बाबा जी आप अपनी बात रख दीजिए। देखिए, आज जो विषय है उस पर तो हमको लगता है कि आप लोगों ने पर्याप्त चर्चा की है। मेरे हिसाब से तो करीब करीब विषय तो स्पष्ट हो गया है। तो मैं थोड़ा सा आपको इसके समाधान पर बता दूं। इसका सबसे आसान समाधान क्या हो सकता है? ये बात तो सही है कि समस्याएं पैदा जो हुई हैं वो कहीं न कहीं हमारे तंत्र की गलतियों से हुई है। तंत्र का मतलब न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। इन तीनों की गलतियों से समस्याएं पैदा हुई हैं। और तीनों का जैसे जड़ जो है, वो जड़ है संविधान। इसका मतलब कि सारी समस्याएं पैदा होने में
कहीं न कहीं संविधान की गलती है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हम पत्तों का इलाज करें या जड़ से इलाज करें। देखिए, पेड़ अगर गलत गड़बड़ फल दे रहे हैं, उसके दो कारण हो सकते हैं। या तो पेड़ों में कोई बीमारी लगी हो, फलों में अनावश्यक दवा का छिड़काव हुआ हो, और किसी कारण से फल जहरीले हो रहे हो, ये भी एक कारण हो सकता है। और एक कारण यह भी हो सकता है कि पेड़ का बीज ही गलत रहा हो। तो अगर जो बीज जिस तरह का होगा, तो फिर फल तो उसी तरह देगा, वो अपने बीज के हिसाब से देगा। ये जो सारा जो मामला है वो अब बीज से है, पेड़ से नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि फिर हम क्या पेड़ को काट दें, क्या करें? तो अब थोड़ा सा एक संशोधित बीज लगाएं, नए तरीके का बीज लगाएं, यही तरीका हो सकता है। क्योंकि अगर हम पेड़ काट देंगे तो कई तरह की समस्याएं भी पैदा होंगी। क्या संशोधन होना चाहिए कि ये न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका ये उद्दंड न हो सके? तो और सारी चर्चाएं तो हम लोग करते ही रहते हैं, करेंगे ही। मैं आपको एक साधारण सा एक सुझाव देता हूँ, बहुत साधारण। अभी जो हमारा तंत्र है, तंत्र के तो तीन भाग हैं: न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। इन दोनों में भी विधायिका की नियुक्ति हम करते हैं, अर्थात हम वोट देते हैं नियुक्त करने में। तो विधायिका हमारे वोट से बनती है। अब विधायिका में वर्तमान समय में दो भाग हैं। एक को हम कहते हैं लोकसभा, एक को कहते हैं राज्यसभा। बिल्कुल साधारण बात है ये, हर आदमी जानता है, लोकसभा और राज्यसभा। और ये दोनों मिल करके विधायिका का काम करते हैं, और यही दोनों मिल करके कार्यपालिका पर भी नियंत्रण करते हैं, यही दोनों मिलकर। और इन दोनों का निर्माण लोक करता है। तो दिखता तो बिल्कुल सही लोकतंत्र है। तो इसमें बदलाव हम क्या सोच रहे हैं, छोटा सा, कि जो लोकसभा है बनने दीजिए, कोई हर्जा नहीं हमको लोकसभा से भी। एक संविधान सभा का प्रस्ताव है, वो सब फिर कभी चर्चा हो जाएगी। आज जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, लोकसभा जैसे बन रही है बनने दीजिए। जो राज्यसभा हम बना रहे हैं, तो राज्य का मतलब, अब ये फिर वही संविधान में आ गया, 12वीं धारा। राज्य का मतलब क्या? तो राज्य का मतलब उसमें कहीं स्टेट लिख दिया, और स्टेट का मतलब प्रदेश लिख दिया, और कहीं पर लिख दिया केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों को राज्य बना दिया। चलिए, वो संविधान का मामला है, वो सब अलग से सोचेंगे। एक संशोधन अगर हम करें कि राज्य सरकार एक तो हो गई, केंद्र, तो
एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार, दो सरकार अभी बनती हैं, दो ही बनने दे हम, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार है। कि राज्य सरकार में जो हम प्रदेश सरकार बनाते हैं, तो प्रदेश ना बना करके उसको हम केंद्र बना दें। इसका मतलब कि एक केंद्र सरकार होगी, उसका काम होगा सुरक्षा और न्याय, और एक राज्य सरकार होगी केंद्र में, उसका काम होगा जन कल्याण। फिर प्रदेश सरकार की आपको जरूरत ही नहीं है, सरकारें दो हो जाएंगी, एक का काम सिर्फ सुरक्षा और न्याय, और दूसरी का काम सिर्फ जन कल्याण। बाकी सारा काम सुरक्षा और न्याय छोड़कर सारा काम उसको दे दीजिए। अब लोकसभा का जैसे हम चुनाव करते हैं अभी, होने दीजिए उसी तरह। राज्यसभा का चुनाव अभी, राज्यसभा के लिए भी राज्य सरकार के लिए हम ही वोट करते हैं। इस मतदान प्रक्रिया को बदल दीजिए, कुछ ज्यादा नहीं कर रहा है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति एक वोट देगा लोकसभा के लिए, एक वोट देगा परिवार सभा के लिए। परिवार सभा मतलब अपने परिवार की, परिवार के लोग मिलकर जो परिवार की एक सरकार बनाएंगे उसके लिए वोट देगा, बस दो वोट हो गया उसका। अब परिवार के लोग, जो परिवार सभा के लोग मिलकर के ग्राम सभा बना लेंगे। अभी जो वर्तमान में ग्राम सभा का स्वरूप है उसको भंग कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं होता। तो ग्राम सभा बन जाएगी, हर परिवार से एक एक आदमी आ जाएगा उसमें। कैसे उसका होगा वो सब ढांचा अलग बना हुआ है हम लोगों का। अब गांव मिल करके एक जिला सभा बना लेंगे, जिसको हम लोग मंडल कहते हैं, जो कहिए आप, लोक जिला जैसे। वो तो कम ज्यादा हो सकता है, एक मैं आपको ढांचा बता रहा हूं। इस तरह से 100 जिले मिल करके एक प्रदेश सभा बना लेंगे, और ये 100 प्रदेश मिल करके केंद्र सभा बना लेंगे। हो तो गया, राज्यसभा के जगह केंद्र सभा हो गई। एक हो गई लोकसभा, एक हो गई आपकी केंद्र सभा। इसका भी चुनाव नीचे से हो गया, और उसका लोकसभा का चुनाव अभी होता ही है। अब जो पार्लियामेंट जिसको हम बोलते हैं, पार्लियामेंट लोकसभा को नहीं बोलते हैं, पार्लियामेंट हम दोनों को मिलाकर करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो हम लोगों ने राज्यसभा बनाई है, इस राज्यसभा से ही 250 लोगों को भेज दीजिए वहां चुन करके। अभी जैसे प्रदेश सरकारें चुनती हैं, प्रदेश की विधानसभाएं वहां भेजती हैं अपनी तरफ से, उसी तरह जो केंद्र सभा बनेगी या राज्यसभा, नाम जो दे दीजिए उसको, नाम ही तो देना है। जो नाम आप दीजिएगा उसी में से 250 लोग भेज दीजिए। बहुत ज्यादा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा इसमें। तो सीधी सी बात यही है कि थोड़ा सा अगर हेर फेर हो गया
सारा ढांचा जैसा अभी है वैसा ही रह जाएगा आपका। ये मेरे विचार से अगर हम लोगों ने इस तरह का एक नया प्रारूप सोचा, ये मेरा जो लिखा हुआ मैं आपको बता रहा हूँ, ये लिखा हुआ तो 95 से ही है, यही बात लिखी हुई है। तो अगर इस तरीके से सोचेंगे तो बहुत ज्यादा हेरफेर भी नहीं करना होगा और सब सारी समस्या भी सुलझ जाएगी। भाई, जनहित की चर्चा कौन करेगा? जनहित की चर्चा केंद्र सभा करेगी, जिसको हम राज्यसभा भी कह रहे हैं। कर लेगी वो सरकार जनहित की चर्चा। आप तो अपना सुरक्षा और न्याय देखिए। इस तरह से हम लोग एक नए स्वरूप पर विचार कर सकते हैं। चलिए, अब इस विषय पर और आगे फिर भी अगर कोई बात छूटी होगी और बताइएगा कि भाई इस माने जो आज का कोटेशन है, विषय है, उससे तो मैं थोड़ा अलग हटकर ही आपको बताया हूँ, लेकिन उसमें और कोई चर्चा बची बची होगी तो हम और कर लेंगे उस चर्चा को। चलिए, अब सब लोग बताइए। बाकी के साथी बताएं। अगर कोई बात विपुल जी को भी पूछनी हो तो पूछ लीजिएगा, ज्ञानेंद्र जी को, विपुल जी को। बाबा एक प्रश्न मन में आ रहा हाँ, है, जा रही है जी क्या? हाँ, बताइए। बताइए ना। जी बाबा, प्रश्न ये आ रहा है कि आज जिस तरीके से अ, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के तंत्र पर या कार्यपालिका पर नियंत्रण रखते हैं, तो जो हमारी लोकसभा और केंद्र सभा होगी उसमें हमारे ये जो कार्यपालिका है उस पर नियंत्रण का क्या प्रारूप होगा? नहीं, तो कार्यपालिका तो अभी भी अलग अलग है। राज्य सरकार अलग है, राज्य का मुख्यमंत्री अलग है, केंद्र का प्रधानमंत्री अलग है। अभी जैसे राज्य सरकार है, कुछ आपने ऐसे पावर हैं जो राज्यों को दिए हैं, कुछ जी केंद्र के पास है। यही तो है अभी वर्तमान में। केंद्र जी सरकार जी के पास कुछ पावर है और कुछ राज्य सरकार के पास है पावर। उसी तरह जी बा आप सुरक्षा और न्याय को छोड़ करके बाकी सब राज्य को दे दीजिए, राज्य माने केंद्र सभा को दे दीजिए। अभी आपने जी बहुत से अपने पास रखे हैं, बहुत से राज्यों को दिए हैं। आपने दिया है क्या? सुरक्षा। सुरक्षा दे दिया राज्य को जी और जनहित ले लिया केंद्र ने। जबकि उल्टा करने की जरूरत थी, सुरक्षा केंद्र ले तो बस उलट दीजिए उसको। हाँ, सारा जनहित का काम केंद्र सभा को दे दीजिए। जी
जो आजकल दखलंदाजी है विधायिका की कार्यपालिका में, उसका क्या उसका होगा फिर? उसका स्वरूप हम लोगों ने अलग बनाया है। वो आज का जी विषय बाबा। चूंकि नहीं था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जी हम लोगों ने यह बनाया है कि कार्यपालिका पूरी तरह अलग होगी। जी जी बाबा। कार्यपालिका बनेगी भी अलग। कार्यपालिका में कोई लोकसभा का व्यक्ति नहीं जाएगा, जी जी बाबा। कोई केंद्र सभा का व्यक्ति नहीं जाएगा। जी लोकसभा और केंद्र सभा या जी राज्यसभा दोनों मिल करके प्रधानमंत्री को अपॉइंट करेंगे। जी वो या तो बाहर का भी हो सकता है, अंदर का भी हो सकता है। अगर अंदर का होगा तो उसको रिजाइन करना होगा लोकसभा से। जी तो जो सरकार में प्रधानमंत्री बनेगा, मंत्रिमंडल बनेगा, तो सब बाहर के लोग होंगे। जी। वही आदमी मतलब कानून कार्यपालिका, बनाएगा। बताइए। कार्यपालिका पूरी तरह से अपॉइंटेड होगी विधायिका द्वारा। हाँ, कार्यपालिका को पूरी तरह से हाँ। पार्लियामेंट से तो स्वतंत्र किया जाए। दायित्वों का तो पूरी तरह। बाबा जी कार्यपालिका के उस बाबा जी वैदराज बोल रहा हूँ। कार्यपालिका। कार्यपालिका के जो सदस्य चुने जाएंगे, उनकी योग्यताएं ये यही होगी कि वो चुने गए हैं राज्यसभा और उनकी लोकसभा द्वारा। नहीं, कार्यपालिका के सदस्यों की योग्यता संविधान तय करेगा। जो 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 संविधान करना चाहे, इसमें तो कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं है। या उसकी उसकी योग्यता मान लीजिए पार्लियामेंट ही तय करे, कर दे योग्यता। हस्तक्षेप नहीं। विधायिका का हस्तक्षेप कार्यपालिका में नहीं होना चाहिए। कोई और साथी बताएं। हाँ, वैद्यराज जी कुछ पूछ रहे हेलो हैं? हेलो 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 हाँ, बताइए। बताइए। हेलो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि जो कार्यपालिका है वो विधायिका के नियंत्रण में नहीं रहेगा, तो लोकशाही कैसे होगा वो? लोकशाही का तो मतलब होता है सिलेक्टेड, इलेक्टेड लोग आएगा और वो सेलेक्ट करेगा, गवर्नमेंट बनाएगा। तो ये आप लोकशाही कैसे होगा जब उसका नियंत्रण, आप विधायिका का आप नियंत्रण कार्यपालिका पर नहीं होगा तो? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ऐसा चाहते हैं, यदि, तो आप प्रधानमंत्री का चुनाव जनता से करा दीजिए फिर, एक आदमी का। ये भी हो सकता है नया तरीका। कोई तरीका मैंने खोजिए। प्रेसिडेंशियल रूल चाहते हैं आप, उसके अमेरिकन के तरह, अमेरिका की तरह। क्या करना चाहिए फिर ये बताइए। क्योंकि विधायिका नहीं, के लोग मुझको क्या कानून भी करना? बनाएंगे। विधायिका के लोग ही कानून भी बनाएंगे और वही लोग क्रियान्वयन में भी दखल देंगे। आजकल अच्छा, संसद में आपका दिक्कत है कि विधायिका को। अच्छा अच्छा, आपका दिक्कत है कि कार्यान्वयन में विधायिका क्यों जाता है, केवल कानून बना। तो इसके लिए तो एक कानून बनाने वाला पार्लियामेंट मांग सकते हैं। कार्यपालिका के लिए तो पार्लियामेंट चाहिए ही ना। बिना कार्यपालिका चलेगा फिर जब बिना पार्लियामेंट का? फिर लोकतंत्र हो कैसे होगा? अमेरिका में भी तो वही है, दो अपर हाउस है और लोअर हाउस है, और फिर क्या कहलाता है, प्रेसिडेंट अलग से चुन करके आता है और वो अपना नॉमिनेट करता है। अमेरिकन सिस्टम चाहिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम।
बताइए ब्रजेश जी का क्या, श्रीकांत जी का हम समझे नहीं है। पवन का। बाबा जी, भाई एक प्रश्न पूछना था मेरे को। बाबा जी, हाँ हाँ। क्या मतलब कि केंद्र सभा के और इस सब लोकसभा के रहते हुए मतलब संविधान सभा की भी आवश्यकता होगी फिर? एक केंद्र सा, हाँ संविधान सभा तो होगी, संविधान क्योंकि सभा भी होगी। लोकसभा और केंद्र सभा हाँ। ये दोनों मिलकर तो कानून बनाएंगे, लेकिन कानून ये बना सकते हैं, संविधान नहीं। संविधान के अंतर्गत कानून बनते हैं। अगर एक ही आदमी कानून भी बनाएगा और वही संविधान भी संशोधन करेगा तो ये तानाशाही है। तानाशाही की मतलब एक ही परिभाषा होती है बस। मतलब एक संविधान सभा का भी गठन होगा अलग से? हाँ, एक संविधान सभा तो अलग रहेगी। संविधान सभा का तो कोई काम ही नहीं होगा ज्यादा। संविधान सभा कभी साल 2 साल 4 साल में एक आध दिन बैठेगी बस। बाबा फिर सरकार किसको कहेंगे? सरकार कार्यपालिका को फिर हम कह सकते हैं, या गवर्नमेंट हम सबको मिलाकर कह सकते हैं। यानी केंद्र सभा और तंत्र दोनों मिला करके। देखिए अभी वर्तमान में सरकार की परिभाषा तो वही फिर गड़बड़ में आपको बताया। अभी सरकार की परिभाषा ही गड़बड़ है कि राज्य क्या है। राज्य, सरकार का मतलब दिया है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट का मतलब है कि सेंट्रल और प्रोविंस दोनों मिलाकर, ये तो परिभाषा सब गड़बड़ है। वास्तव में सरकार तो मानी जाएगी संविधान की, लेकिन आप उसको अगर कहना चाहते हैं कि नहीं हम तो कार्यपालिका को मानेंगे, तो कार्यपालिका को मान लीजिए, जैसे करना हो वैसे कर लीजिए। बाबा जी, क्या इसमें किसी राजनीतिक दलों का प्रवेश हो सकता है इसमें किसी तरीके से, इस इसमें नई कहीं व्यवस्था में? नहीं, राजनीति का दखल होगा ही नहीं ज्यादा। राजनीतिक दलों का दखल नहीं होगा? नहीं होगा ना, इसलिए नहीं होगा कि जब पावर ही नहीं रहेगा ज्यादा। अभी क्या है कि सारा पावर अभी इकट्ठा है, क्योंकि संविधान और कानून ये दोनों काम ले लिया है तंत्र ने। सारा पावर तंत्र के पास इकट्ठा हो गया है, हम लोग उसको बांट दे रहे हैं। कार्यपालिका अलग, विधायिका अलग। क्या बाबा इसमें ऐसा नहीं हो सकता है, आज के परिप्रेक्ष्य में जो आसान तरीका मुझे समझ आता है कि केवल हम दलीय व्यवस्था को समाप्त कर दें और निर्दलीय लोग खड़े हों, वो आज के ही ऐसे ही राज्यसभा और लोकसभा चुने, व्यक्ति स्वतंत्र हो अपना मत देने के लिए, जो व्यक्ति सर्वसम्मत से योग्यता के हिसाब से जो सबका प्रिय होगा और नीतियों पर चलने वाला, ईमानदार, स्वच्छता अपनाने वाला, ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री क्या नहीं बन सकता? वो प्रक्रिया जो अपन इतना कर रहे हैं वो केवल एक काम से हो सकता है कि दलीय व्यवस्था खत्म करना है, लोग अपने हिसाब से लड़ेंगे चुनाव, तो समाज उन्हीं को चुनेगा जो समाज के हितकारी और योग्य होंगे, और फिर हमारी। इसमें अप्रत्यक्ष तरीके से प्रवेश हो जाएगा राजनीतिक दलों का?
नहीं, दलीय व्यवस्था ही खत्म कर देंगे। दलीय व्यवस्था जिस प्रकार से आजकल वीटो और वो लगा देते हैं ये, तो वो ये लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं है। आज की व्यवस्था, हम इसे लोकतंत्र की व्यवस्था किसी भी प्रकार से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपना मत देने के लिए स्वतंत्र नहीं है। लोग का मत ऊपर तक पहुंच कहाँ रहा है, वो तो केवल एक दल तक पहुंच रहा है। हम दलीय व्यवस्था कह सकते हैं, ये हम लोकतंत्र की व्यवस्था इसको नहीं कह सकते। देखिए, आपको एक बात बता दें कि जब संविधान बना था तो वहां जी बाबू। दलीय व्यवस्था नहीं थी उसमें। जी जी बिल्कुल। उस समय तो थी निर्दलीय व्यवस्था थी। जी उन्होंने दलीय व्यवस्था बनानी शुरू तो कर दी, संविधान लागू होने के साल भर बाद ही शुरू किए। जी लेकिन दलीय व्यवस्था वास्तव में इन्होंने बनाया है 85 80 के आसपास में, 85 87 के आसपास को कब कब बनाया। जब जी इन्होंने बाबू। दल बदल विधेयक लागू किया तो सीधा सीधा दलीय व्यवस्था हो गई एकदम। जी वहां से आकर के सारा गड़बड़ हुआ है। फिर भी देखिए, दो बातें हैं। वास्तव में व्यवस्था परिवर्तन के लिए तो हमें एक लाइन का काम करना पड़ेगा। जी व्यवस्था परिवर्तन मैं बता रहा हूं। व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक लाइन क्या है कि संविधान संशोधन के लिए लोक द्वारा बनाई गई किसी अन्य समिति का, जी जिसको हम संविधान सभा कह रहे हैं, जी जी उसी को हम लोग अब बदल करके जो ज्ञानेंद्र जी वगैरह जो संदेश दे रहे हैं समाज में, वो दे रहे हैं कि ग्राम सभाओं को वो दे दिए संविधान संशोधन का मामला। जी ये है व्यवस्था परिवर्तन। जो माता प्रसाद जी ने जो बात कही या जो मैंने कही है, इस तरह का आप लोकसभा और इस तरीके बदल दीजिए, ये सारी की सारी बातें वर्तमान व्यवस्था में सुधार के लिए हैं। हम लोग जितनी चर्चा करते हैं रोज, अधिकांश चर्चा वर्तमान व्यवस्था की खामियों को ठीक करने के लिए है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक मकान मकान कई जगह से टूट फूट गया है, तो दो बातें होती हैं उसमें। या तो हम उस मकान को रिपेयर करेंगे जी या उसको गिरा के नया बना देंगे या उसको छोड़ देंगे, कहीं नए नया मकान में चले जाएंगे। यही तो तरीका हो सकता है उसके लिए। तो व्यवस्था परिवर्तन का मतलब यह है कि हम नए मकान में गए। व्यवस्था में सुधार का मतलब है कि उसी जर्जर मकान में हम थोड़ा बड़ा एक कर दिए निर्दलीय व्यवस्था। बिल्कुल मैं सहमत हूं आपसे कि निर्दलीय व्यवस्था यदि हो जाएगी तो कुछ सुधार हो जाएगा, लेकिन वह व्यवस्था परिवर्तन नहीं है। और एक बात मैं कहना चाहता था मुझे, ये जो हाँ, माता प्रसाद जी बोले कि जो निर्दलीय व्यवस्था हो जाएगा तो कुछ सुधार की संभावना है। हो सकता है कुछ सुधार हो, मगर इसमें एक विसंगतियां हैं। इसमें क्षेत्रीय दल जो है वो अपने क्षेत्रीय मुद्दे के लेकर रहेंगे, तो राष्ट्रीय मुद्दे इसमें गौण हो जाएंगे। ऐसा मेरा मानना है। नहीं क्योंकि ठीक है आप। क्षेत्रीय दल का जो है क्षेत्रीय समस्या को लेकर के वो अपना रहेंगे। जैसे हम बंगाल का उदाहरण ले लें या यूपी का उदाहरण ले लें, है ना, जो अपना जो छोटे राजनीतिक दल हैं, या साउथ वाले किसी दल का उदाहरण ले लें, तो वो अपने मुद्दे पर कायम रहेंगे। तो राष्ट्रीय स्तर नहीं का जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो मुद्दे गौड़े हो जाएंगे। नहीं, दलीय व्यवस्था जब खत्म होगी तो मेरा ऐसा सोचना है कि संगठन को किसी प्रकार की कोई वैधता होगी ही नहीं देश के अंदर। चाहे वो छोटा संगठन हो, चाहे वो बड़ा संगठन हो, संस्था की मान्यता होगी। आप संस्थाएं बनाइए,
संस्था की मान्यता होगी, संगठन की किसी की भी मान्यता नहीं होगी। जो विदेश नीति का बात होगा तो वहां पर तो ये अपने इनका क्षेत्रीय सोच रहेगा, तो विदेश नीति के स्तर पर फिर चर्चा कैसे हो पाएंगे उसमें, फिर वहां मतदान नहीं, कैसे जो करेंगे? जो जो लोग चुन करके जाएंगे वो तो राष्ट्र के लिए चुन करके जाएंगे। लोकसभा और राज्यसभा जब बनेगी और वहां प्रधानमंत्री बनेगा, वो किसी क्षेत्र से तो नहीं होगा, वो तो राष्ट्र के लिए होगा। और वहां जो थिंक टैंक हमारा बनेगा, माने जो विचारक वहां इकट्ठे होंगे, वो संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में न ही केवल क्षेत्रीय क्षेत्रों के, हमारे प्रदेशों के बारे में और जनता के बारे में सोचेंगे, बल्कि हमारी विदेश नीति, क्योंकि वो तो पूरा का पूरा एक विचारकों का दल है। वो आप किसी दल की विचारधारा से नहीं है, अभी दलों की विचारधारा आगे बढ़ाते हैं, चाहे वो विदेश नीति में ही क्यों ना हो। ठीक बात माता प्रसाद जी, मेरा यहाँ पे एक ये मत है जी कि जी मुझे ये समझ में आता है कि दल विहीन व्यवस्था काफी दिनों तक इस देश में रही, जी और दल विहीन व्यवस्था हम संसद में भी देखते हैं काफी हद तक रहा है। जरा सा पीछे जाकर एक बार देखें, जैसा आपने कहा, जैसा हम लोग सोच रहे हैं कि दल नहीं होगा तो लोग अपने हिसाब से वोटिंग करेंगे और अच्छे लोग चुन के जाएंगे। तो जी वास्तव में जब तक पद नहीं मिलता तब तक सब अच्छे दिखते हैं। ये जी तो पद मिल जाने के बाद उनमें पता चलता है कि कौन किस स्तर का है, कौन किस स्तर का नहीं है। तो ये परिस्थितियां जी तो तब भी जस की तस रहेंगी। व्यक्ति चुना जाएगा बहुत अच्छा चुन करके, बहुत न्यायप्रिय चुन करके, बहुत गरीबों का भला करने वाला चुन करके, और वहां जाने के बाद फिर वही सब करना शुरू कर देगा। तो मुझे लगता है कि एक वर्तमान परिस्थितियों में एक जो केंद्रीयकृत सत्ता ज्यादा हो गई है, उससे तो मुक्ति मिल जाएगी दल मुक्त व्यवस्था होने से। लेकिन ये जनहित और न्याय और सुरक्षा का जो मामला है, इस पर कुछ सटीक हो पाएगा मुझे थोड़ा सा कम दिख रहा है। खैर, जैसा नहीं, लगे। इ- इसके पीछे ज्ञानंद भाई, मेरा विचार ये है, इसके पीछे ये सोच आने के पीछे कारण ये है कि जब दल नहीं होंगे तो हम किसी एक विचारधारा के प्रपोषण के लिए काम नहीं करेंगे। यदि हम में से कोई व्यक्ति कोई गलत कदम उठाएगा तो उसका प्रतिकार करने के लिए संपूर्ण सभा जो है वो स्वतंत्र होगी। और अगर वो अपनी विचारधारा को वहां पर सबके सामने पटल पर सिद्ध करता है, क्योंकि अगर सिद्ध नहीं कर पाएगा तो उसका माता विचार प्रसाद फैल जी, हो जाएगा, वो आगे मैं नहीं बढ़ पाएगा। मैं आपकी बात समझ गया। एक बात ये बताइए कि जी जैसे आप क्या समझते हैं विचारधारा के आधार पे दल बने हैं? अगर आप यह जी कहना चाह रहे हैं तो आज क्या कहते हैं वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ये जी मार्क्सवादी दिखती है, या कांग्रेस मार्क्सवादी ज्यादा दिखती है, या सपा मार्क्सवादी ज्यादा दिखती है, या जो अन्य दल है वो मार्क्सवादी ज्यादा दिखते हैं? तो मुझे अ, लगता है कि विचारधारा पार्टियों से भी ऊपर बढ़ के है। ये विचारधाराएं कई पार्टियां बनाती हैं और आपस में ही लड़ते भिड़ते रहते हैं। भाजपा को भी आप देखेंगे तो इसकी बहुत सारी नीतियां वर्ग संघर्ष पैदा करने वाली हैं। जी जी, आप बिल्कुल ये नहीं बिल्कुल कह यही सकते कि चीज। इससे बाहर है। नहीं नहीं, लेकिन अभी का सबसे बड़ा कष्ट का विषय ये है और दुर्भाग्य है कि भाजपा में भी जो स्वच्छता और शुद्धता के साथ अपने विषय को रखना चाहते हैं, उनको वो स्वतंत्रता मिलती ही नहीं है विषय को, या किसी व्यक्ति जो इस प्रकार के कृत्यों में संलिप्त रहता है, एक विचारधारा, अमुक विचारधारा को स्वार्थ के लिए आगे बढ़ाने में सक्षम होता है, उसका कोई प्रतिकार, क्योंकि वो पार्टी से बंधा हुआ है इसलिए उसका प्रतिकार नहीं कर पाता है। जब प्रतिकार का अधिकार हमारे हाथ में होगा, हम अपनी विचारधारा को स्वतंत्र रूप से या किसी से प्रश्न पूछ सकते हैं कि आपका ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें हमारे लोग को ये नुकसान होगा, या हमारे संविधान को ये नुकसान होगा, राष्ट्र को ये नुकसान होगा। उसको वो कैसे सिद्ध करेगा? जो सिद्ध करेगा तो सामने आएगा, और नहीं तो वो अपयश को प्राप्त होगा, और अपयश का भय ही हमारे जो सभा होगी
राष्ट्रसभा या केंद्र सभा होगी उसमें डॉक्टर सुस्तता प्रकाश बनाए जी, रखने का मुख्य हथियार होगा। मेरे ख्याल से ये बात थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है। हम लोग गलमुक्त भारत पर फिर चर्चा कर लेंगे। जी जी अभी जी अभी मुख्य विषय पर आ जाए हम लोग। जी जी। बाबा आपका माइक म्यूट है। इसमें मैं एक शब्द एक लाइन कहना चाहता था केवल। हाँ बताइए, अब आप प्रश्न हाँ, करिएगा तो मैं उत्तर दे दूंगा, माता हाँ, प्रसाद हाँ। जी को जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमारे एक मित्र ने कहा है कि जो प्रथम चुनाव हुए थे वो दलीयगत चुनाव नहीं थे, जबकि ऐसा नहीं है। जो प्रथम चुनाव हुए 51-52 में, उसमें भी करीबन 53 राजनीतिक दलों ने भाग लिया था। और सेकंड चुनाव में भी अंबेडकर जी खुद का अपनी पार्टी बना लिए थे। जो प्रथम चुनाव हुआ था जी मुनि जी। पहली बार, उस चुनाव में दल के आधार पर चुने गए, लेकिन पार्लियामेंट में हाँ, दल के आधार पर कुछ नहीं था। पार्लियामेंट में सबको सबको स्वतंत्रता थी अपनी बात बोलने की। कोई भी आदमी, ये जो दल बदल विधेयक आया है ये तो 85-87 में आया है, तो उस समय प्रत्येक व्यक्ति जो था वो जनप्रतिनिधि माना जाता था कि वो जनता का प्रतिनिधि है। मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति ने पार्लियामेंट में इस दल से नहीं उस दल में चला गया, तो उसकी तो सदस्यता नहीं जाती थी कभी, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि था। अभी भी अमेरिका वगैरह में वोट देने की स्वतंत्रता है। जब अगर आपने आपने अगर उसको दल प्रतिनिधि मान लिया, तो फिर उसको पार्लियामेंट में बिठाने की क्या जरूरत है। जिसके जितने आदमी, एक आदमी वोट दे देगा उतना में उसको गिन लिया जाएगा। भाई जब वो आदमी स्वतंत्रता से बोल ही नहीं सकता, वहां पर स्वतंत्रता से वोट नहीं दे सकता है, तो उसको बिठाने की क्या जरूरत है फिर वहां पर। चलिए, और कोई बात किसी के तरफ से कुछ, कोई बात ब्रजेश जी को पूछना हो, नहीं बाबूजी, कोई विपुल जी प्रश्न तो को, नहीं है। कोई प्रश्न नहीं है ना, विपुल जी का कोई हो, सोचिएगा इस विषय पर भी आगे हम लोग जी बाबूजी, कोई प्रश्न होगा तो मैं आपको फोन कर लूंगा कल। कर लीजिएगा। हाँ, जी विपुल जी, देखिए हम कल लोग का दोनों विषय। दिशाओं में काम कर रहे हैं। जी मतलब हम लोग तीनों दिशाओं में काम कर रहे हैं। एक, व्यवस्था परिवर्तन, ये एक दिशा है। दूसरी दिशा ये भी है हम लोगों की कि वर्तमान व्यवस्था में सुधार। ये हम लोग रोज जो बैठकर चर्चा करते हैं, इसमें दोनों तरह की बातें हैं। तीसरी हम लोग की और एक दिशा है, और वह दिशा ये है कि हम लोग एक प्रेशर ग्रुप के रूप में तैयार हों। अभी वर्तमान में तो कोई माने विचारों की, देखिए स्वामी दयानंद जी ने या उन लोगों ने कहा था राजार्य सभा, विद्यार्य सभा, इस तरह से कुछ कहा था, कुछ बन नहीं पाया। बाद में भी इसके बारे में विनोबा जी वगैरह ने भी कहा कि एक विचारकों का ग्रुप बनना चाहिए, वो भी बन नहीं पाया।
अब हम लोग फिर से वो प्रयास शुरू कर रहे हैं कि एक विचारकों का एक ग्रुप बनना चाहिए। चलिए। बाबा जो जी, जेएनयू टाइप की एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए इसकी तो। क्या चीज का? जेएनयू टाइप की एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए पूरी, जहां ये विचार यूनिवर्सिटी? पढ़ाए जाएं और वहां डिस्कस हो। जेएनयू टाइप की। अब बताइए तो, ब्रजेश जी, क्या वैद्यराज जी पूछ रहे हैं? बाबूजी पूछ नहीं रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जैसे जेएनयू एक यूनिवर्सिटी है, वैसे ही हम लोगों को भी एक यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए। अरे यूनिवर्सिटी आपके अभी क्या बनाइएगा, हम लोग तो 16 आदमी कुल मिला के ही है। अभी 16 में भी 15 ही हैं। लेकिन हम लोग के साथ गंभीर लोगों की संख्या भी करीब करीब 30-35 हो गई है, जो कभी कोई अगर जरूरत पड़ी तो वो जुड़ जाएंगे और विचारक हैं। ऐसे 30-35 लोगों की संख्या हो गई है। इसको 100 होने दीजिए। जब हम लोग की संख्या 2-3 वर्षों में 100 विचारकों का अगर एक प्रेशर ग्रुप का हो जाएगा, महत्व हो जाएगा। ये मैं आपको अपनी बात आपको बता रहा हूं। कोई आप सोच समझ लीजिए कि दुनिया में कहीं कुछ नहीं है। हम लोग इस बात को कहते इसलिए नहीं है कि हो जाएगा कि बहुत बड़े बढ़ के बातें कर रहे हैं। क्यों कहा? कहने से क्या लाभ है? करके दिखा दे। कुछ सुनील देव जी को कुछ कोई बात नहीं पूछनी कहनी है? बाबूजी आचार्य जी शायद नेटवर्क में होंगे कि नहीं होंगे, वो हरियाणा में थे। अच्छा। तो ठीक। शायद आज निकलेंगे, तो हो सकता है कल या परसों से उनका नेटवर्क नेटवर्क ठीक रहेगा। हाँ, कोई बात नहीं। जी। विपुल जी, कल का विषय क्या रहेगा? अ, कल के जो भी विषय रहेगा उसमें एक दो काम बातें करिए हैं। रितु जी, एक जी काम बाबूजी। करिए। अपने सब साथी जो बैठे हुए हैं, इनमें से कोई अगर कोई तात्कालिक विषय अगर बता दे तो उस विषय को हम लोग ले सकते हैं। जी। अपने साथियों में से कोई बता दे कि भाई इस विषय पर चर्चा करना ठीक रहेगा। कोई भी साथी जो है वो अपना सुझाव दे सकते हैं। हाँ। और अगर कोई नहीं देगा तो फिर विपुल जी देंगे, विपुल जी और ज्ञानेंद्र ब्रजेश जी, जी। ज्ञानेंद्र जी आयोग आपके और मस्तिष्क चुनाव में आयोग कुछ पर, है? जी वैद्यराज जी। आयोग या चुनाव आयोग पे कोई विवाद चल रहा है अभी। हाँ, वो चल रहा है फर्जी वोटर लिस्ट जो बिहार में है उसको लेकर के। हाँ, तो उस विषय पर भी चर्चा कर सकते हैं अगर करना हो। जी बाबूजी, उस पर हो सकती है, विषय अच्छा है। अगर ये हाँ। वेमुला एक्ट जो कर्नाटक सरकार बना रही है, हाँ 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 हाँ, हाँ ये। मुझे लग रहा है कि ये भी एक अच्छा टॉपिक है। क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि हर जगह जो अल्पसंख्यक होते हैं लोग उनको परेशान करते हैं, और फिर जो बहुसंख्यक होता है वो दबाव बनाता है। और उसी से बचने के लिए वेमुला एक्ट ये बना रहे हैं, रोहित वेमुला एक्ट। इस पर भी हाँ, तो इसको ठीक से समझा जा सकता है। ठीक है, कल का विषय रख दीजिए वही। कल वही रोहित वेमुला एक्ट रख देंगे। जी जी जी। और बाकी वैद्यराज जी ने जो कहा है वो फिर अगले शनिवार को उसको रख देंगे। जी जी। जी। ठीक है, चर्चा समाप्त कर सकते हैं। जी भाई साहब। सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।